A very good morning to my dear students. So Sonali ma'am is again with you. एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का इतना इम्पोर्टेंस है सेल में कि अगर वो कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट रहा तो सेल के मेजर जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाएंगे, करेक्ट। तो ऑल्दो जो हम आज ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी छोटा साइज़ का है, साइज़ छोटा पर काम बहुत बड़ा, करेक्ट। आप मेरे बोलने के साथ ही साथ बोर्ड में देख चुके होंगे कि हम जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, उस ऑर्गेनेल का नाम है राइबोसोम। ऑलराइट बच्चों, वेल सबसे ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और फोकस्ड रहने के लिए। What I have written, simple I have written the subject name biology, I have written the chapter name as cell biology, but उसके बाद मैंने हाईलाइट किया है रेड मार्क से that we are aiming for NEET। ये चीज़ हमेशा दिमाग में चलना चाहिए जब भी आप पढ़ो, जब भी सोते उठते घूमते। तो एक काम करना बच्चा, आप लोग अपने रूम में कहीं पर बड़ा सा लिख लेना एम फॉर नीट, कि कहीं भी जाओ तो वो जो एम फॉर नीट है वो आपको थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं होने दे आपके एम से, कि नहीं मेरा ये एम है तो मुझे इसके लिए उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी, उतना ही जी जान से प्रिपरेशन करना रहेगा। रीज़न, अराउंड 19 to 20 lakh students like you they appear per year for this exam। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल स्टडी करनी है हमें टू क्रैक दिस एग्ज़ाम टू बिकम अ डॉक्टर। ऑलराइट, करेक्ट। ऐसे ही इतना इजी नहीं है वाइट कोट और स्टेथोस्कोप पहनना, उसके लिए भरपूर मेहनत चाहिए रहती है, और वो करने के लिए हम यहाँ पर ही आए हैं, है ना। तो वो जो एम फॉर नीट मैंने लिख के रखा है आज से मेरे हर लेक्चर में रहेगा, और आप भी अपने रूम पर कहीं पर लिख लो कि रूम में एंटर करते से उसी पे ही नज़र जाए। दैट इज़ ऑफ कोर्स वी आर एमिंग फॉर अ वेरी pronounced position of country, doctorship, NEET। ओके, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज राइबोसोम। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। ये पार्ट आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी तक अपन क्या पढ़ते आए हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है दे आर मेनली पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बट दिस इज द ओनली ऑर्गेनेल जो कि दोनों टाइप के सेल में पाया जाता है। फाइन, तो इसलिए इसकी खासियत, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और इस राइबोसोम का एक ही काम रहता है, वो कुछ और काम नहीं करता, वो सिंपल और सिंपल प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसके कारण अनदर नेम फॉर राइबोसोम इज गिवन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है काफ़ी कॉमनली। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है एज पावर हाउस ऑफ द सेल, सिमिलरली राइबोसोम्स दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो आज हम इसी फैक्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इस फैक्ट्री में कौन कौन काम करता है, कैसे प्रोटीन बनता है, कहाँ प्रोटीन बनता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है एज जॉर्ज पैलेड। क्या नाम है उन साइंटिस्ट का? जॉर्ज पैलेड। जो स्पेसिफिक साइंटिफिक डिस्कवरर के नाम आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर में, दे आर होल्डिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन, बिकॉज उससे कई बार क्वेश्चन आता है दैट पैलेड पार्टिकल्स रिफर्स टू पैलेड। पैलेड कौन है? साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेड। तो फिर कौन सा सेल ऑर्गेनल आ जाएगा?
राइबोसोम। तो राइबोसोम को उनके डिस्कवरर के बेसिस पर एक और नाम दिया है एज पैलेड पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, फाइन। नेक्स्ट, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। अभी तक हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, सभी में क्या प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन था। किसी में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। बट ये एक स्टार मार्क करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दिस ऑर्गेनल इट डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन आउट इट। ओके, सो दिस इज अ ऑर्गेनल विदाउट एनी मेम्ब्रेन। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इट इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल। देखिए टर्म वही है, मतलब टर्म अलग हो रहा है बट मीनिंग इज द सेम, इसलिए टर्म को समझेंगे। यहाँ मैंने लिखा है विदाउट एनी मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आ सकता है मेम्ब्रेन लेस, बट बोथ द थिंग मीन्स द सेम, तो आंसर विल बी राइबोसोम। ऑलराइट बच्चों, तो जॉर्ज पैलेट ने इस सबसे छोटे ऑर्गेनल को पता किया, सबसे छोटा ऑर्गेनल होता है, और देखा कि उसके बाहर तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। ठीक, फिर आगे वो प्रोसीड किए और उनको बहुत अलग अलग नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अकरेंस, क्या क्या काम करता है। तो वी विल सी कि यहाँ पर दूसरे नाम में पहला नाम हमने अभी डिस्कस किया, सिंस राइबोसोम बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, देयरफॉर सेल का वो क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। देयरफॉर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। नेक्स्ट नाम दिया है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि किसी और ऑर्गेनल के अंदर रहता है। बच्चों आंसर आप खुद थोड़ा सोचो कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल हमने अभी तक पढ़े हैं जिसके अंदर अपन ने राइबोसोम पढ़ा। ज़्यादा वैसे सोचने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हम कंटिन्यूस पिछले 2-3 सेशन में पढ़ ही रहे हैं। तो आंसर में भी रेडी हो चुका होगा आपका कि मैम ऐसे ऑर्गेनल जिनके अंदर राइबोसोम हमने अभी तक पढ़ा है वो ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो आर यू ऑल करेक्ट? यही था आपका आंसर, वेरी गुड। और आपने ये भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70th टाइप ऑफ राइबोसोम पढ़ा था, जहाँ मिस्ट्री बना हुआ था वो 70 क्या चीज़ है, एस क्या चीज़ है। आज वो मिस्ट्री बॉक्स ओपन होने वाला है यहाँ पर। करेक्ट बच्चों? तो मैंने कहा था हर एक चीज़ को समझने का एक टाइम होता है, कभी भी कोई वर्ड छूटे, नो नेवर वरी, सोनाली मैम इज हियर with you all to tell you each and every word of NEET, biology NEET, fine। तो कहाँ पर हम पहुँचे? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। इसको समझने के लिए आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कौन सी चीज़ों के कारण इसको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल बोला गया है, बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड्स बोल सकते हैं अपन ये पार्ट। ठीक, देन थर्ड नाम जो दिया है दैट इज इंजन ऑफ सेल। इंजन क्या काम करता है? पूरे ट्रेन को खींचना और उसको एक डायरेक्शन देना। करेक्ट बच्चों? यस। तो ये मेन काम कर रहा है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन से बनते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन से बन रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन। ठीक, प्रोटीन से हमारे बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स बनते हैं, जैसे कि स्किन कलर। कॉमन एग्जांपल मैं लेती हूँ, स्किन कलर अगर अपन लेते हैं तो स्किन में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है बच्चों, इसका नाम आप पढ़े हैं, जिसको बोला जाता है मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं अपन ये चीज़।
कोई भी चीज़ अगर कलर दे रही है, उसको अपन ने पढ़ा है पिगमेंट, फाइन। तो वो जो मेलानिन पिगमेंट है, पिगमेंट बाय नेचर इज अ प्रोटीन, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है पर्टिकुलर बॉडी का। हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, अगेन दैट इज प्रोटीन। तो ऐसे बहुत सारे अपने बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट एंजाइम्स, ये सब बाय नेचर क्या होते हैं, प्रोटीन। तो दिस इज हाउ राइबोसोम प्रोटीन बना रहा, प्रोटीन गाइड कर रहा है सेल को कि सेल को अब क्या फंक्शन करना है, क्या बनाना है, बॉडी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाना है या करना है। देयरफॉर इट हैज़ बीन गिवन द टर्म एज इंजन ऑफ सेल। So these are the three different names of ribosomes as protein factory of the cell because of the production of huge amount of protein. Second, ribosomes are observed in some organelles also like mitochondria and chloroplast, due to which it has been given the name as organelle within organelle. Third, it is गाइडिंग द सेल की कौन सा फंक्शन करना है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज इंजन ऑफ सेल। ऑलराइट बच्चों, तीनों नाम क्लियर है, क्यों नाम दिया गया, फाइन, वेरी नाइस। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हमने अभी देखा राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि दोनों टाइप के सेल में पाया जाता है। अब दोनों टाइप बोले तो प्लांट एंड एनिमल सेल नहीं करना, दोनों टाइप, दैट मीन्स यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। रीजन वी हैव स्टडीड दैट सेल ऑर्गेनल्स they are mainly present in eukaryotic cell, but ribosome is the only cell organelle which is present in both pro and eukaryotic cell. Okay, fine, clear. Now we will proceed, और अब धीरे धीरे जो मिस्ट्री बॉक्स है वो ओपन होगा। क्या है नेक्स्ट आता है, राइबोसोम को क्लासिफाई किया गया है। ठीक, जब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की स्टडी की, देखा कि दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो साइंटिस्ट खुश हो गए कि चलो अच्छा है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि दोनों सेल में प्रेजेंट है। फिर देखने गए कि क्या दोनों राइबोसोम आर दे सेम, सिमिलर टू ईच अदर, मतलब क्या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो क्या सेम है, सेम साइज के हैं। तो जब उसका साइज के बेसिस पर स्टडी करने गए तो देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम था वो लाइट वेटेड था, थोड़ा हल्का था, वेयरएज यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम था वो थोड़ा हैवी था। अब क्वेश्चन आता है, इन दोनों सेल में से राइबोसोम को कहाँ से निकाला गया? तो इन दोनों सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत क्वांटिटी में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। फाइन, तो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम लिया, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम लिया। ऑलराइट बच्चों, फिर क्या किया? सब डू यू नो टेस्ट ट्यूब? यस, यू मस्ट बी नोइंग इट। टेस्ट ट्यूब आपने 10th में यूज़ भी किया होगा अपने प्रैक्टिकल्स में, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में दे हैव टेकन 2 टेस्ट ट्यूब्स इन विच one test tube contains cytoplasm of prokaryotic cell and the another test tube contains cytoplasm of eukaryotic cell। ठीक, इक्वल क्वांटिटी में ले लिया। फिर क्या किया? इनको स्पिन किया, स्पिन किया, घुमाया। घूमने से क्या होता है? हेवियर पार्टिकल इट सेटल्स डाउन। डेफिनेटली कोई भी चीज़ घूमेगी, ड्यू टू ग्रेविटी the heavier particles will settle down. So what they observed is, जब यूकैरियोटिक सेल से सारे सेल ऑर्गेनल्स निकल गए तब क्या देखा कि स्पिन किया, घुमाया दोनों टेस्ट ट्यूब को जिसमें साइटोप्लाज्म था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का, सपोज 10 मिनट्स के लिए स्पिन किया। फिर जब रोका तो उनको नीचे कुछ लेयर मिला, यूकैरियोटिक सेल के केस में, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में नहीं मिला। उन्होंने उस लेयर को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया तो उनको एक राइबोसोम जैसा स्ट्रक्चर मिला। पर ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? यूकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक में अभी भी नहीं दिखा था।
प्रोकैरियोटिक में देखने के लिए उसको वापस से और स्पिन किया, तो थोड़ी देर बाद और 15 मिनट स्पिन करने के बाद प्रोकैरियोटिक वाले टेस्ट ट्यूब में भी नीचे एक लेयर लिखा मिला, उसको ऑब्जर्व किया और उसमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दिखा। इसका मतलब क्या है, 10 मिनट में एक बार स्पिन किया, दूसरा अनदर 15 मिनट्स में किया, कौन जल्दी सेटल होगा, हेवियर पार्टिकल या लाइटर पार्टिकल? तो आंसर तुरंत आएगा हेवियर पार्टिकल विल सेटल फास्टर, जल्दी सेटल होगा बिकॉज ऑफ इट्स हेवीनेस, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। ऑलराइट, तो इसके बेसिस पर पता चला कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है दे आर नॉट ऑफ सेम साइज। यूकैरियोटिक में लार्जर साइज का रहता है, प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर साइज का रहता है। ठीक, तो उसके बेसिस पर दो टाइप के राइबोसोम फर्दर नाम दिए, एक को नाम दिया 70S, वी विल सी व्हाट डज इट एस मीन्स, एंड दूसरा एक मिला उसको नाम दिया बच्चों 80S। इज इट विजिबल? आई होप आई हैव मेड इट कलरफुल सो दैट आप ये इतना वाला पोर्शन ही बहुत अच्छे से जब पढ़ लोगे ना, एक पिक्चर बिठा लेना राइबोसोम की, ये बोर्ड का पूरा एक, ठीक, एकदम इसी का एक स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म, आपका राइबोसोम स्टडी हो गया। फाइन, तो जो 70S है 80S देख के समझ में आ रहा है कौन सा छोटा 70S, इसलिए अपन ने 70S के आगे लिखा कि इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। एडिशनली दिस टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो, ये भी अपन ने देखा। फाइन, डन, आगे प्रोसीड करते हैं। जो 80S है दैट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के राइबोसोम हैं? 2 टाइप। किस बेसिस पर उनको डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। व्हाट आर द 2 टाइप्स? 70S एंड 80S। 70S कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड प्लास्टिड के स्ट्रोमा में। मैं बहुत स्पेसिफिकली आंसर दे चुकी हूँ आप, ठीक। जो 80S है इट इज़ फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ऑलराइट बच्चों, ये 2 पॉइंट क्लियर। फाइन, अब आते हैं जहाँ अभी तक क्वेश्चन मार्क था, ये S क्या चीज़ है? तो ये S से रिलेटेड हम 2 टर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले ये S को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्वेडबर्ग। क्या नाम था उनका नाम? स्वेडबर्ग, SVEDBERG। उनके बेसिस पर, उनके नाम के बेसिस पर S को एक नाम दिया है स्वेडबर्ग यूनिट, as well as it has given one more name as sedimentation coefficient। सेडिमेंट होना, नीचे सेटल होना, तो हमने देखा सेडिमेंट कोएफिशिएंट के बेसिस पर ही कि एक लाइटर राइबोसोम है और एक हेवियर राइबोसोम है, ठीक। तो ये देखिए लिखा ही हुआ है, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी। इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट डज S इन 70S और 80S मीन्स। फाइन, स्वेडबर्ग यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द scientist and sedimentation coefficient on the basis of size and density। ठीक है बच्चों, क्लियर? फाइन, तो हमारा इतना एक जनरल पॉइंट हमने कंप्लीट किया रिगार्डिंग राइबोसोम। अब हम देखेंगे कि राइबोसोम अपन ने देखा प्रोटीन बना रहा है, कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राइबोसोम खुद किस चीज़ से मिलकर बना है, क्योंकि हमने क्या कहा, राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर राइबोसोम खुद कौन सी चीज़ से मिलके बना होगा? तो मतलब हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा कॉम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, अब अगेन छोटा सा तो है पार्टिकल, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल 2 चीज़ से मिलकर बना है, एक प्रोटीन, एक कंपोनेंट का नाम है एज small r RNA, where small r stands for
ribosomal, and this RNA stands for ribonucleic acid. You have studied it, DNA, RNA. DNA means deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid. तो राइबोसोम के साथ जो RNA एसोसिएटेड है, किसके साथ बच्चों? राइबोसोम के साथ जो RNA एसोसिएटेड है तो उसको नाम दिया है राइबोसोमल RNA। एंड दूसरा कंपोनेंट जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है उसका नाम है एज प्रोटीन। वहाँ मैंने परसेंटेज भी लिख के रखा हुआ है। It is not the exact percentage, but approximately 60 to 65% ribosomal RNA होता है and around 40% protein, or else you can say कि ribosomal RNA का कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन का कंटेंट कम। बट राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ ये दो कंपोनेंट से ही मिलके बना है, and those two components are ribosomal RNA and protein. Alright? Is it clear up till here? Fine. अब हम थोड़ा सा क्या किसके बारे में देखेंगे? 80S and 70S। अब ये आप फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे, उसमें पता नहीं और कितने सारे SSSS बने हुए हैं। तो उसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ते हैं कि जो 70S है या 80S है वो एक बड़ा पार्ट होता है राइबोसोम का। साइटोप्लाज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल का हो या यूकैरियोटिक सेल का हो, राइबोसोम कभी भी बड़े यूनिट के फॉर्म में नहीं रहता। रहता है कब? जब प्रोटीन बनाना हो। जब सेल को फर्दर प्रोटीन अगर नहीं बनाना है तब ये 70S या 80S अपने दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। उन दो पार्ट को अपन पढ़ेंगे एज सब यूनिट्स। क्या नाम दिया उनको बच्चों? सब यूनिट्स। जिसमें देखा कि 80 हो या 70S हो, दोनों में एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट। फाइन, दैट मीन्स 70S राइबोसोम हैज़ वन larger subunit, one smaller subunit. Similarly, 80S also has one larger subunit and one smaller subunit. तो उनका क्या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वैल्यू होगा, स्वेडबर्ग यूनिट वैल्यू होगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यू कैन सी दैट इन केस ऑफ 80S the two subunits they are 60S and 40S। क्या लिखा? 60 and 40। और 70S में जाते हैं तो वो दो यूनिट कौन कौन, सब यूनिट कौन से आ रहे हैं? 50 and 30S। ओके, दिख रहा है आपको? देखते सही आपके दिमाग की एक बत्ती जली होगी और बड़ा सा फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया होगा। हम यहाँ पढ़ रहे हैं 80S, ठीक है, चलो उसके दो सब यूनिट होते हैं, चलो ये भी मान लिया। वो दो सब यूनिट में से एक लार्जर एक स्मॉलर है, ये भी मान लिया। पर ये नहीं मान पा रहे हैं कि लार्जर सब यूनिट है 60 का, स्मॉलर सब यूनिट है 40 का। मैम इनको ऐड कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। मैम कहीं ना कहीं आपकी शायद मैथ्स वीक है, इसलिए आपने कुछ गड़बड़ लिखा है। हो सकता है 80 के जो ये दो यूनिट आने चाहिए, हो सकता है ये पॉइंट। यस, करेक्ट। ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आएगा, पर समझो इस चीज़ को कि मेरा मैथ्स इतना वीक नहीं है। यहाँ पर रीज़न क्या होता है कि एक ही बड़ा सा जो राइबोसोम है, चाहे 70S हो या 80S हो, उसके जो सब यूनिट्स रहते हैं उनका साइज़ अपना इंडिविजुअल है, फाइन। बट व्हेन दे जॉइन टुगेदर, जब उनमें जब जॉइन होते हैं, जुड़ते हैं, बॉन्ड्स बनता है, उनका कुछ मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट कम होकर अल्टीमेटली जो बड़ा सा राइबोसोम बनेगा वो उनके एडिशन से कम होगा। मतलब 60 and 40S, if we add them, it will give 100S. But when they are coming together, they are forming bonds. While forming bonds, there is loss in molecular weight, size कम होता है और वो ultimately बनाता है कौन सा यूनिट? 80S. Same it goes with 70S also बच्चा। 50S बड़ा है यूनिट, 30S छोटा है, जोड़ेंगे तो आता 80S। पर अगेन बॉन्ड बन रहा, साइज कम हो रहा है और वो कौन सा यूनिट देगा? दैट इज 70S।
ऑलराइट, क्लियर। तो 80s के 2 सब यूनिट, लार्जेस्ट सब यूनिट कौन सा 60s, स्मॉलेस्ट सब यूनिट 40s। 70s में लार्जेस्ट सब यूनिट 50s एंड स्मॉलेस्ट सब यूनिट 30s। इज इट ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया पॉइंट? एडिशन पे नहीं जाना। 80s मतलब 60 + 40, 70s मतलब 50 + 30। ठीक, ये फंडा अपनाएंगे अपन। अब फर्दर देखा कि ये भी जो 60 है, 40 है, 50 है, 30 है, ये भी फर्दर और छोटे 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 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि 60s के 3 और छोटे सब यूनिट्स में आ जाते हैं एज 28s, 5.8s एंड 5s। 40s का सिर्फ एक ही फर्दर और छोटा ये यूनिट रहेगा, दैट इज 18s। 50 के 2 है, 23 एंड 5s एंड 30 का है एज 16s। अब ओवरऑल देखिए तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 80s के सारे स्मॉलेस्ट सब यूनिट्स कौन कौन से हो गए? 28s, 5.8s, 5s एंड 18s। 70s के एकदम छोटे वाले यूनिट में हो गए 23, 5 एंड 16s। ऐसा कौन सा सब यूनिट है जो कि 80 एंड 50s दोनों में कॉमन है? क्या पूछा मैंने? ऐसा कौन सा सब यूनिट which you can find common in both 80 and 70s? ध्यान से देखो आप अगर तो you can see that over here 5s एंड यहाँ का भी जो 5s है ये ही एक कॉमन स्मॉल सब यूनिट है ऑफ 80 एंड 70s। इसका मतलब क्वेश्चन अगर पूछे विच सब यूनिट इज कॉमन इन बोथ 70 एंड 80s, आंसर विल बी 5s। Is it clear? Okay, fine. Shall we proceed? Yes, now we will proceed further. Okay, तो क्या कहा था मैंने अभी आपको कि जैसे ही ये तो हमने पूरा कंप्लीट राइबोसोम पढ़ा। इसके ये 2 सब यूनिट में प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में, कौन? राइबोसोम। दोनों आपस में जुड़ते कब है? वो दोनों आपस में जुड़ते हैं, मतलब 60 एंड 40s आपस में जुड़ेगा यूकैरियोटिक सेल में, 50 एंड 30s जुड़ेगा आपस में प्रोकैरियोटिक सेल में। कब? When there is requirement of protein synthesis, that means both subunit they remain separated in cytoplasm and they unite, they come together only during protein synthesis. अगर protein synthesis नहीं हो रहा सेल में तो उस टाइम पर ये दोनों सब यूनिट अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, वो कभी भी यूनाइटेड नहीं रहते। ओके बच्चा लोग, क्लियर? फाइन, वेरी नाइस। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने उसको अलग अलग से हाईलाइट किया है कि ये दोनों सब यूनिट जब आपस में जुड़ते हैं, 60 और 40 जुड़ रहा, 50 एंड 30 जुड़ रहा है, उनको जोड़ने में एक स्पेसिफिक आयन है, एक स्पेसिफिक मेटल आयन है जो हेल्प करता है कि सेल को प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो जल्दी से जल्दी 60 एंड 40 जुड़े यूकैरियोटिक में, 50 एंड 30 जुड़े प्रोकैरियोटिक में। उस आयन को वो कौन सा है? वो आयन दैट इज मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। आयन्स की बात कर रहे हैं, इट इज मेटल, तो इट विल बी इन कैटायनिक फॉर्म Mg2+. They are required for binding subunits. Another line for question, which metal ions, which ions are required for uniting 2 subunits of ribosome? The answer will be magnesium ions. Clear? Fine. Next, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ओके फाइन, हमने क्या पढ़ा? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ते हैं, डन, फाइन। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, दोनों जुड़ गए, 60 एंड 40 जुड़ गया, 50 एंड 30 जुड़ गया। अब जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक के केस में 30, यूकैरियोटिक के केस में 40, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये एक और टाइप के आरएनए के साथ जुड़ता है और उस आरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए।
जैसे राइबोसोमल आरएनए को अपन ने आरएनए पढ़ा था, मैसेंजर आरएनए को पढ़ेंगे एज mRNA. So it is written during protein synthesis, smaller subunit, maybe a 30S or 40S, binds to which RNA? It is written as mRNA. क्लियर बच्चा लोग, पॉइंट समझ में आया? तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सी दो चीज़ें जुड़ रही है? स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट. उन दोनों को जोड़ने में कौन हेल्प कर रहा है? मैग्नीशियम आयन. जब दोनों जुड़ गए तो स्मॉलर सब यूनिट कौन से आरएनए के साथ जुड़ रहा है? एमआरएनए के साथ. ठीक है, फाइन. ठीक है, तो एक एमआरएनए के साथ एक राइबोसोम जुड़ गया और वो क्या बनाना शुरू कर दिया? प्रोटीन. बट कभी कभी सेल को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली जब सेल ग्रो हो रहा है, जब सेल डिवाइड हो रहे हैं, तब प्रोटीन रिक्वायरमेंट सेल की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. तब एक एमआरएनए में एक राइबोसोम जुड़ेगा तो उतना प्रोटीन नहीं बन पाता. प्रोटीन को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए क्या करते हैं ये लोग? एक ही एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए. अब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए तो सारे राइबोसोम एट अ टाइम n नंबर ऑफ प्रोटीन को बनाना शुरू कर देते हैं. तो मतलब जब सेल को ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तब एक ही एमआरएनए में बहुत सारे क्या जुड़ जाते हैं? राइबोसोम. एंड सच कॉम्प्लेक्स इज नोन एज polyribosome or else polysome or else ergosome. Polyribosome, many ribosome on only one mRNA. ध्यान रखिएगा, पॉली देख के अपन वर्ड आ जाता है मैनी, तो अपन ये आंसर सही है, बहुत सारे राइबोसोम, पर वो सिर्फ किसके साथ जुड़ रहे हैं? सिर्फ एक एमआरएनए के साथ. तो ये डायग्राम में देखिए मैंने बनाया हुआ है कि एक 30S है और एक 50S है, मतलब ये एक ही राइबोसोम की बात कर रहे हैं, एक ही 70S की बात कर रहे हैं. ऐसे ही और भी बहुत सारे 30 एंड 50S आते हैं. मैग्नीशियम आयन कैटालाइज कर रहा है इन दोनों को जोड़ने में. ये दोनों कौन से मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहे हैं बच्चों? एमआरएनए के साथ. कितने एमआरएनए के साथ? सिर्फ एक एमआरएनए के साथ. तो देखिए मैंने डायग्राम में बनाया है, एक एमआरएनए बन गया ऐसा एमआरएनए, ऐसा स्ट्रेट सा, और उसके साथ आप देख सकते हो एक राइबोसोम नहीं है, 1 2 3 4, मतलब 4 बनाए हैं, बट अदरवाइज hundreds of ribosomes they combine to only one mRNA to form the complex known as ribosome. Another star mark कर लो इस टॉपिक पे कि पॉलीराइबोसोम क्या है, या फिर पॉलीराइबोसोम में क्या होता है? एक राइबोसोम एक एमआरएनए का कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे राइबोसोम बहुत सारे एमआरएनए का कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए का कॉम्प्लेक्स, या एक राइबोसोम बहुत सारे एमआरएनए का कॉम्प्लेक्स. ऐसे ही क्वेश्चन आता है. तो ध्यान से सिंपल एक ही चीज़ याद रखो, पॉलीराइबोसोम बहुत सारे राइबोसोम किसके साथ जुड़ रहे हैं? सिर्फ एक एमआरएनए के साथ जुड़ रहे हैं. ठीक है बच्चों, फाइन. तो ये था रिगार्डिंग पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम, या उसको एक और नाम दिया है एज अर्गोसोम. क्लियर, फाइन. तो देखिए कितना छोटा सा ऑर्गेनल है, मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं है, इस पॉइंट को आप ऐड कर लेना, दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल. फाइन. तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल को दिया था जॉर्ज पैलेट ने. उसको क्या ऑब्जर्व किया कि उनके बाहर क्या नहीं होता? मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है. उसके दूसरे नाम में हमने देखा प्रोटीन फैक्ट्री है, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल है, या फिर इंजन ऑफ द सेल बोला गया है. हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स. दे आर 70S एंड 80S. दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी. 70S कहाँ पाया जाता? प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. 80S कहाँ पाया जाता? यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म. S, it stands for Swedberg unit or sedimentation coefficient. Then राइबोसोम कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बना है? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल. दे आर राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन. किसका कंटेंट ज़्यादा होता है? राइबोसोमल आरएनए का. प्रोटीन का कंटेंट कम होता है. फर्दर अपने और डिफरेंट सब यूनिट्स देखे 70 एंड 80S के, और ये देखा कि ये जो सब यूनिट्स होते हैं
they remain separated, they unite only during the formation, during protein synthesis. unite करने में कौन सा मेटल आयन हेल्प कर रहा है? मैग्नीशियम आयंस हेल्प करते हैं, फाइन। और जो स्मॉलो सब यूनिट है वो किसके साथ जुड़ता है? mRNA मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। और अगर एक ही mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़ रहे हैं, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या अर्गोसोम। फाइन। तो देखिए मैंने 5 मिनट में पूरा आपका रिवाइज करा दिया राइबोसोम। तो ऐसे ही आप पढ़ो, हर एक पॉइंट को पढ़ो, समझो और खुद ही खुद बोलते जाओ, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ईजिली आपका सेल ऑर्गेनल, एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल रेडी। ठीक, हमेशा फोकस रहे एम फॉर नीट, एम फॉर नीट। तो आप अपने आप अपने एम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। करेक्ट। सो प्रैक्टिस इट वेरी थरली, सारे टर्म्स को अच्छे से समझो और अपना होमवर्क ज़रूर करिए। डू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स विच यू हैव बीन गिवन। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू शेयर विथ मी, डू आस्क टू मी। ऑलराइट, सो टिल देन हम अब कल मिलेंगे एक नए फर्दर सेल के कंपोनेंट के साथ। टिल देन रिमेन एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, वेरी हैप्पी, सी यू टुमारो। थैंक you.